हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट, हमारे बायोलॉजी की एक इंपॉर्टेंट यूनिट जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस यूनिट में दो चैप्टर्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, और दूसरा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। दोनों चैप्टर्स की साइज बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, लेकिन नीट में आने वाले क्वेश्चंस को लेकर जब बात होती है तो इन दोनों चैप्टर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं। इन दोनों चैप्टर्स की साइज को ध्यान में रखते हुए अगर मैं बात करूं तो टोटल 4 क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, यानी कि दोनों चैप्टर्स से दो क्वेश्चंस नीट में आने की संभावना हमेशा होती है। आप इन दोनों चैप्टर्स को बहुत केयरफुली पढ़ें, बहुत ही केयरफुली एक एक लाइन जो एनसीईआरटी की है उसको आप समझते हुए पढ़ें, तब जाकर आप वो सभी क्वेश्चंस जो इस यूनिट से एग्जाम में आएंगे आप सॉल्व कर पाएंगे। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं पहले चैप्टर को, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, और इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स उनको एक सही सीक्वेंस में एक एक करके हम अपने लेक्चर्स में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। आप केवल इतना करिए कि इन सभी लेक्चर्स को बहुत केयरफुली देखिए, समझिए। अगर आपने पहले से बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ रखा है तब भी आपको मेरे लेक्चर्स बहुत आसान लगने वाले हैं, और अगर आपने आज तक इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है, पहली बार आप बायोटेक्नोलॉजी पर बेस्ड इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे, तब भी मैं आपको इतने सिंपल तरीके से पढ़ाने वाला हूं, समझाने वाला हूं कि आपको वो सब कुछ समझ में आएगा, एटलीस्ट वो सब कुछ समझ में आएगा जो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर अपने पहले लेक्चर को समझना, और इस लेक्चर में हम कवर्ड करेंगे 3 इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स को। पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आज के ही लेक्चर में हम दूसरे सब टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, और तीसरा सब टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है क्रिएशन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन को समझने से पहले, किताबी तौर पर बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन को समझने से पहले मैं आपसे कुछ व्यवहारिक भाषा में, सामान्य भाषा में बायोटेक्नोलॉजी के कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से हजारों साल पहले आपने देखा होगा कई धार्मिक ग्रंथों में, पुरानी किताबों में ये लिखा रहता है कि एक ऋषि मुनि हुआ करते थे और वो एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया करते थे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आज से हजारों साल पहले ऋषि मुनि जिस आम के पेड़ के नीचे बैठा करते थे, उस आम के पेड़ में बहुत सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस तब भी चलती होंगी जैसी कि आज चल रही हैं, यानी कि उस आम के पेड़ की जो रूट्स हैं वो सॉइल से न्यूट्रिशन को, मिनरल्स को, आयंस को, वाटर को एब्जॉर्ब करती होंगी। उन न्यूट्रिएंट का, आयंस का, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करती होंगी अपने वेरियस पार्ट में। प्लांट्स में आम के जो कह सकते हैं फ्रूट्स हैं वो लगा करते होंगे, रिप्रोडक्शन होता होगा। तो कहीं ना कहीं आज से हजारों साल पहले ऋषि मुनि जिस आम के पेड़ के नीचे बैठा करते थे, उस आम के पेड़ में जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस चलती थी वो सब नेचुरल साइंस थी, जो आज भी है तब भी थी, और उसको हम बॉटनी कह सकते हैं, और यही सब हम बॉटनी में पढ़ते भी हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर आप उसी आम के पेड़ में कुछ ऐसा जेनेटिक मैनिपुलेशन कर दें, कुछ ऐसा अनुवांशिक परिवर्तन कर दें कि उस आम के पेड़ में जो आम के फल लगें, उन आम के फलों में ह्यूमन के किसी इंपॉर्टेंट एंजाइम का प्रोडक्शन हो, ह्यूमन के किसी इंपॉर्टेंट हार्मोन का प्रोडक्शन हो। वैसे आप सोचेंगे कि आम में ह्यूमन प्रोटीन्स क्या करेंगे, ह्यूमन के एंजाइम्स क्यों एक्सप्रेस होंगे, कोई ह्यूमन हार्मोन आम के पेड़ में क्यों अपना एक्सप्रेशन करेगा, वो तो ह्यूमंस में ही सिंथेसाइज होते हैं। पर अगर आप ऐसा कोई जेनेटिक मैनिपुलेशन कर दें कि आम के पेड़ में जो आम के फल लगें उनमें कोई ह्यूमन थेरेपेटिक ड्रग्स, कोई एंजाइम जो ह्यूमन की बॉडी में बनता हो, कोई हार्मोन्स जो ह्यूमन की बॉडी में बनता हो, उसका प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाए, तो सोचिए ये अच्छा होगा या बुरा होगा। मैं कहूंगा ये बहुत ही पॉजिटिव मैनर में होगा, क्योंकि उस आम के पेड़ में जो फल लगेंगे उसमें अगर कोई ह्यूमन एंजाइम या हार्मोन का प्रोडक्शन होगा तो वो एक नॉर्मल प्लांट नहीं होगा, बल्कि वो एक जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट बन जाएगा जिसमें ऐसे एंजाइम्स, थेरेपेटिक ड्रग्स या हार्मोन्स फ्रूट्स के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे होंगे
जिनको अगर हम ऐसे ह्यूमंस को प्रोवाइडेड कर दें, वो फल हम ऐसे किसी इंसान को खिलाएं जिनमें उस एंजाइम या हार्मोन की कमी है, तो शायद हम उसको ट्रीट कर सकते हैं और उस इंसान को हम एक भारी डिसीज से या मरने से बचा सकते हैं। तो यहां पर आपने एक चीज समझी होगी कि हजारों साल पहले पेड़ में जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चल रही थी, बिल्कुल आज की तरह, वो नेचुरल साइंस है जिसे हम बॉटनी कहेंगे, क्योंकि बात प्लांट की हो रही है। लेकिन अगर आप उसी प्लांट में कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके कुछ ऐसा पॉजिटिव मैनर में काम करें कि उस प्लांट के थ्रू आप किसी ह्यूमन के हार्मोन्स, एंजाइम या किसी थेरेपेटिक ड्रग का प्रोडक्शन करवा दें, तो आप उसे अब नेचुरल साइंस नहीं कहेंगे, बल्कि अब वो एक एप्लाइड साइंस बन जाएगी जिसे आप कहेंगे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। तो आपको कुछ कुछ समझ में आने लगा होगा। यानी कि हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज आज के समय में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, यहां तक कि वो बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, हम उसमें कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस करने में कर रहे हैं पॉजिटिव मैनर में कि हम उससे कुछ ऐसा प्रोडक्शन कर सकें, हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट या उत्पाद ऑब्टेन कर सकें जो ह्यूमन की लाइफ को मॉडिफाई कर सके, ह्यूमन के एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर सके और हमारी लिविंग्स को, हमारी लाइफ को, हमारी लाइफ स्टाइल को पहले से बहुत ज्यादा बेटर बना सके। तो नेचुरल साइंस तो पहले भी थी, आज भी है, पर उसी नेचुरल साइंस को हमने थोड़ा सा चेंज किया है पॉजिटिव मैनर में, नेगेटिव मैनर में नहीं, पॉजिटिव मैनर में, ताकि हम ह्यूमंस को और ह्यूमन की लाइफ को, ह्यूमन के एनवायरनमेंट को पहले से ज्यादा बेटर बना सके। और ये जिस भी टेक्नोलॉजी की हेल्प से आपने किया है, लिटरली उसी को आप क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। अगर वो आप प्लांट पर अप्लाइड कर रहे हैं तो वो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है। सिमिलरली आज से कई सौ साल पहले से लोग जानते हैं गाय होती थी। आपने पढ़ा हुआ है श्री कृष्ण भगवान गाय को बहुत ज्यादा चाहते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे, यानी कि बहुत पहले से ही गाय इस दुनिया में है। तब भी गाय की बॉडी में डाइजेशन चलता था, रेस्पिरेशन चलता था, ब्लड का सर्कुलेशन चलता था, रिप्रोडक्शन चलता था। तो ये तो हो गई नेचुरल साइंस, जिसको आप ज़ूलॉजी कहेंगे, क्योंकि बात जंतुओं की हो रही है, एनिमल्स की हो रही है। पर सोचिए कि अगर आप इस गाय में कुछ ऐसा जेनेटिक मैनिपुलेशन कर दें, कुछ ऐसा आनुवांशिक परिवर्तन कर दें कि इस गाय के दूध में कोई ऐसा थेरेपेटिक ड्रग, कोई हार्मोन, कोई एंजाइम प्रोड्यूस होने लगे जो इंसान की बॉडी में नेचुरली होता है, तो सोचिए कि उस गाय का दूध कितना कीमती हो जाएगा, क्योंकि उस दूध में ऐसे एंजाइम या हार्मोन्स होंगे जो ह्यूमंस में बनते हैं। और अगर किसी ह्यूमन में वो नहीं बन पा रहे हैं, जिसकी वजह से उसको कोई घातक बीमारी हो रही है, तो आप इस गाय के मिल्क से उन थेरेपेटिक ड्रग को, एंजाइम, हार्मोन्स को एक्सट्रैक्टेड करके उस पेशेंट को दे सकते हैं, ताकि उसकी बॉडी में जो कमी है एंजाइम या किसी पर्टिकुलर हार्मोन की, वो पूरी की जा सके और उसकी सर्वाइविलिटी को बढ़ाया जा सके, उसको बीमार होने से रोका जा सके। तो गाय की बॉडी में जो कुछ चल रहा है, जो फिजियोलॉजी चल रही है, वो ज़ूलॉजी है, नेचुरल साइंस है। पर अगर आप इसी ज़ूलॉजी में, इसी नेचुरल साइंस में किसी एनिमल में ऐसा मॉडिफिकेशन कर दें, ऐसी अनुवांशिकी में परिवर्तन कर दें कि उससे आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकें जो ह्यूमन की लाइफ को बेहतर बना सकता है, ह्यूमन में वेरियस काइंड ऑफ डिसीज को ट्रीट करने में यूज किया जा सकता है, तो आप उसे क्या कहेंगे, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। तो आप समझ सकते हैं कि एनिमल्स या एनिमल साइंस की कुछ एप्लीकेशंस जो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल हैं, जिनसे हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के कॉमर्शियल प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स का जो ह्यूमन को बेहतर बनाने में, बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, आप उसे क्या कह सकते हैं, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ऐसा नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी जैसे ही साइंस को आपने एनिमल्स पर या प्लांट्स पर ही अप्लाइड किया है। आपने सबसे ज़्यादा तो इस साइंस को शायद माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर अप्लाइड किया, यानी कि बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म पर। अगर मैं कहूं कि आपके घर में किसी ब्रेड पर कुछ बैक्टीरिया पनप रहे हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक ब्रेड का टुकड़ा है जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया नेचुरली पनप रहे हैं, तो ये बैक्टीरिया नेचुरल बैक्टीरिया हैं। ये ब्रेड को खा के ब्रेड को स्पॉइल कर रहे हैं, ये ऐसे सब्सटेंसेस को सीक्रेट कर रहे हैं उस ब्रेड पर, जिससे ब्रेड का टेस्ट खराब हो रहा है, ब्रेड स्पॉइल हो रही है, सड़ रही है।
इनका कोई यूज नहीं है। लेकिन सोचो आप इन्हीं बैक्टीरिया में अगर कोई ऐसा अनुवांशिक परिवर्तन कर दें, कोई ऐसा जेनेटिक मैनिपुलेशन कर दें, कुछ ऐसे जीन्स इनके अंदर आप डाल दें कि ये ह्यूमन में बनने वाले इंसुलिन का प्रोडक्शन करने लगे, यानी कि जब ये ब्रेड को खाएंगे तो ब्रेड को खाने के बाद ये इंसुलिन को एज अ एंड प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करना स्टार्ट कर दें, तो इनके लिए तो इंसुलिन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, लेकिन हम इंसानों के लिए तो वो अमृत होगा। क्योंकि आज मिलियंस लोग, इंडिया में ही बात कर रहा हूं, केवल मिलियंस लोग डायबिटीज मेलिटस से पीड़ित हैं और उनको ट्रीट करने के लिए हम इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हम मिलियंस ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स को इंडिया में ट्रीट करके उनकी सर्वाइबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं और उनको एक नॉर्मल जिंदगी देने का काम कर रहे हैं। तो एक वही बैक्टीरिया ब्रेड को सड़ाने के काम आ रहा था, पर आपने उसी बैक्टीरिया को इस लायक बना दिया कि वो आज मिलियंस लोगों को जिंदगी दे रहा है, नई जिंदगी दे रहा है। तो ये है माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी। अब आप बेहतर प्रोडक्ट बनाने के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए और इस दुनिया में हमारे एनवायरनमेंट को पहले से ज्यादा बेहतर बनाने के लिए जो भी परिवर्तन, जो भी चेंजेस एनिमल्स में या प्लांट्स में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में करते जा रहे हैं, वही है बायोटेक्नोलॉजी। तो कॉमन सेंस में आपको समझ में आ चुका होगा कि हम हमेशा बायोटेक्नोलॉजी का यूज पॉजिटिव मैनर में, ह्यूमन वेलफेयर में, ह्यूमन की लिविंग्स को, ह्यूमन के एनवायरनमेंट को पहले से ज्यादा बेहतर बनाने के लिए करते हैं। क्योंकि ये एक अप्लाइड साइंस है, तो कहीं ना कहीं इस साइंस का आज के समय में बहुत ही ज्यादा वाइडली यानी बहुतायत से उपयोग हो रहा है। और आज कोरोना, जब आप हर जगह नाम सुन रहे होंगे कोरोना वायरस, तो आज जो वैक्सीनेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, स्पेशली जो डीएनए वैक्सीन्स हम बना रहे हैं कोरोना से बचने के लिए, बिलीव कीजिए वो भी बायोटेक्नोलॉजी की देन है। अब इस साइंस को सही तरीके से समझने के लिए हम एनसीईआरटी पर वापस आते हैं और अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। जब इस चैप्टर के पहले पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में पहले पैराग्राफ में बायोटेक्नोलॉजी की 3 डेफिनेशंस दी गई हैं। एक नहीं, 2 नहीं, 3 डेफिनेशंस। और आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये आएगा, कई लोगों ने तो ये जज भी नहीं किया होगा कि 3 डेफिनेशंस दी गई हैं, पर जिनने ये चीज देख ली होगी कि 3 डेफिनेशन है, उनके दिमाग में ये चीज जरूर आई होगी, क्या कोई एक डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा? तो एक्चुअली में यहां पर जो तीनों डेफिनेशंस दी गई हैं उसके पीछे के कंसेप्ट को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का यूज ऐसा नहीं है कि हम मॉडर्न टाइम में कर रहे हैं, आज के समय में, आधुनिक युग में कर रहे हैं, बल्कि आज से कई 100 साल पहले, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज हम कर रहे थे। आज से कई 100 साल पहले भी लोग दही खाया करते थे, कर्ड, ब्रेड खाया करते थे। हालांकि ब्रेड हमारे इंडिया में तो लोग अभी अभी खाना सीखे हैं, कुछ 10, 20, 30 साल पहले, लेकिन आज से कई 100 साल पहले अंग्रेज जो है वो डबल रोटी यानी कि ब्रेड खाया करते थे। और आज से कई 100 साल पहले से लोग शराब पिया कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। राजा महाराजा मदिरा पान किया करते थे, इसका मतलब साफ है कि आज से कई 100 साल पहले भी शराब जैसा पेय पदार्थ इस दुनिया में था और लोग उसका इस्तेमाल करते थे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज से कई 100 साल पहले भी हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे, क्योंकि जो कर्ड है, जो ब्रेड है, जो वाइन या अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, ये सब बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप माइक्रोवियल फर्मेंटेशन से या माइक्रोवियल मीडिएटेड प्रोसेस से ही प्रोड्यूस करते थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो डेफिनेशन नंबर 1 जो एनसीईआरटी में दी गई है, दैट इज द ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वो बायोटेक्नोलॉजी की एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन है जो बताती है कि आज से कई 100 साल पहले भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज इस दुनिया में हो रहा था और उस यूज के बेसिस पर बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करने के लिए पहली डेफिनेशन जो है वो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है। अब आज के समय में यानी कि मॉडर्न टाइम में हम बायोटेक्नोलॉजी को बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड मोड में, बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड सेंस में, एडवांस सेंस में यूज कर रहे हैं। तो एक ऐसी डेफिनेशन भी दी गई है जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करती है, और फिर एक और डेफिनेशन दी गई है जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी को
कंबाइन करके कलेक्टिवली एक कॉमन डेफिनेशन दी है जो बहुत ही अच्छे तरीके से बायोटेक्नोलॉजी को समझाने में हमारी मदद करती है। इस तरीके से हमारी कितनी डेफिनेशंस हो जाती हैं? 3। तीनों डेफिनेशंस के एक एक शब्द को आपको याद रखना है। एज इट इज लाइन उठाकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और हम एक एक डेफिनेशन को आप समझेंगे। पहली हम ट्रेडिशनल डेफिनेशन की बात करेंगे। पहली डेफिनेशन जो मैं आपको बता रहा हूं वो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, परंपरागत परिभाषा मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी की बताना चाह रहा हूं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का यूज आज से कई सौ साल पहले भी हम करते थे। इसके अकॉर्डिंगली यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमन। अब इसको सिंपल वे में मैं आपको समझाता हूं। अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, या उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करके किसी एंजाइम को, ऐसे किसी प्रोडक्ट को तैयार कर लेते हैं जो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है, यूजफुल है, तो आप उस साइंस को क्या कह सकते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। और इसको हम समझेंगे दही से, ब्रेड से और शराब से। आज से कई सौ साल पहले भी हम कर्ड खाया करते थे, दही खाया करते थे, ब्रेड खाया करते थे और शराब पिया करते थे। तब और आज, तब भी और आज भी ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो सूक्ष्म जीवों यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस किए जाते थे, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हम इन प्रोडक्ट्स को क्या करते थे? प्रोड्यूस करते थे। दूध में लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है, दूध में लैक्टोबैसिलस जैसे बैक्टीरिया दूध को दही में कन्वर्ट किया करते थे। सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई जैसी ईस्ट जो है वो मैदा के डफ को, मैदा के घोल को ब्रेड में कन्वर्ट कर दिया करती थी, और सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई जैसे ईस्ट का यूज करके हम फ्रूट जूस या मोलासिस से अल्कोहल यानी कि एथेनॉल का कॉमर्शियल प्रोडक्शन पहले भी किया करते थे, आज भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सभी प्रोडक्ट्स जो हैं वो माइक्रोवियल मीडिएटेड प्रोसेसेस हैं, और इनके बेसिस पर हम ट्रेडिशनल डेफिनेशन को याद रख सकते हैं। यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किए गए एंजाइम से आप किसी ऐसे प्रोडक्ट को बनाते हैं जो ह्यूमन के लिए अगर यूजफुल है, तो आप उस साइंस को क्या कह सकते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। अब हम बात करते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की। आधुनिक समय में, मॉडर्न टाइम में, बायोटेक्नोलॉजी को हम बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड सेंस में डिफाइन करते हैं, क्योंकि अब ये साइंस बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। और मैं कह सकता हूं कि अगर आप किसी जेनेटिक मॉडिफाइड, ध्यान से सुनिए, अगर आप किसी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से किसी इकोनॉमिकल बेनिफिशियल प्रोडक्ट का लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो आप उस साइंस को क्या कहेंगे? बायोटेक्नोलॉजी। इस डेफिनेशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। पहले हम किसी भी ऑर्गेनिज्म से अगर ह्यूमन वेलफेयर के लिए किसी इकोनॉमिक बेनिफिशियल प्रोडक्ट को बनाते थे तो वो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी थी। लेकिन मॉडर्न टाइम में अगर आप किसी स्पेसिफिक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से किसी इकोनॉमिकली बेनिफिशियल प्रोडक्ट का लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आप उसको मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। और जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब क्या होगा? देख लीजिए, ये एक बैक्टीरियल सेल है। स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है वो एक बैक्टीरियल सेल है जिसके पास अपना खुद का जीनोमिक डीएनए है, मैन क्रोमोसोमल डीएनए है, प्लाज्मिड डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहा जाता है। ये एक नेचुरल बैक्टीरिया है, ये एक नेचुरल बैक्टीरिया है इकोलाई। मान लीजिए ये एक नेचुरल बैक्टीरिया है इकोलाई, जिसके पास अपनी जेनेटिक्स है, अपने जीन्स हैं। लेकिन सोचिए कि अगर मैं इस बैक्टीरिया के अंदर किसी ऐसे जीन को इंट्रोड्यूस कर दें जो इसका है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी ह्यूमन के जीन को, ये एक ह्यूमन का जीन है, द सेगमेंट ऑफ डीएनए आप क्या कहते हैं? जीन। ये एक ह्यूमन का जीन है, दिस इज ह्यूमन जीन। और मान लीजिए ह्यूमन में ये जीन किसको बनाने में इंपॉर्टेंट है? HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को एक्सप्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है। अगर आप इस ह्यूमन जीन को बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करा दें, आपने ह्यूमन जीन को किसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया? बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरिया किसका प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा? HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का। तो मैं कह सकता हूं कि अब ये बैक्टीरिया जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म माना जाएगा। इस बैक्टीरिया को आप क्या कहेंगे? जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं अगर उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आपने एडिशनली किसी एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ जीन को, किसी बाहरी जीन को, फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करा दिया हो और उसकी जेनेटिक्स को मैनिपुलेट कर दिया हो, बदल दिया हो, अल्टर्ड कर दिया हो,
तो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आज के समय में बहुत सारे बनाए गए हैं, जिनसे हम बहुत सारे वैरायटी के इकोनॉमिक या इकोनॉमिकली बेनिफिशियल प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये प्रोडक्ट्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ह्यूमन वेलफेयर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। या तो उनसे हम ह्यूमन में वेरियस डिसीज को ट्रीट करते हैं, या वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो ह्यूमंस में वेरियस टाइप के फूड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में इंपॉर्टेंट है, जिनकी अपनी बेहतर न्यूट्रिशनल वैल्यू है। तो ये हो गई आपकी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी होगी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में केवल इतना ही शामिल नहीं है जितना आपने पढ़ा है कि जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाया और उससे लार्ज स्केल पर आपने किसी इकोनॉमिक बेनिफिशियल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करा लिया, जैसे कि एंटीबायोटिक्स या कोई एंजाइम या कोई ह्यूमन हार्मोन। इतना ही नहीं है, बल्कि अगर आप लेबोरेटरी में ह्यूमन स्पर्म और ओवम को फर्टिलाइज करते हैं, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिससे कि हम जानते हैं हम टेस्ट ट्यूब बेबी बना सकते हैं। तो अगर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आप कर रहे हैं, जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनिशियल स्टेप है, तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व किया जाएगा। अगर आप इन विट्रो कंडीशंस में यानी कि लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल डीएनए या जीन का सिंथेसिस करते हैं, या फिर आप डीएनए वैक्सीन्स बनाते हैं, या फिर आप किसी डिफेक्टेड जीन को निकालकर उसकी जगह पर करेक्टेड कॉपी ऑफ जीन्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं, यानी कि आप जीन थेरेपी करते हैं, तो ये सभी की सभी एडवांस प्रोसेसेस भी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है। इनको भी आप मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूडेड करेंगे। क्लियर हो चुका होगा आपको। तो ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन है जो 1 नंबर पर मैंने लिखी हुई है, ये मॉडर्न डेफिनेशन है जो 2 नंबर पर मैंने लिखी हुई है। लेकिन यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी को कलेक्टिव लेकर, एक साथ लेकर एक नई डेफिनेशन हमें दी है, जो बहुत ही सही तरीके से बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करती है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली नेचुरल साइंस, ऑर्गेनिज्म, सेल्स और मॉलिक्यूलर एनालॉग को इंटीग्रेटेड करके अगर आप ह्यूमन वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करते हैं और ह्यूमंस को स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसी साइंस को बायोटेक्नोलॉजी कहा जाएगा। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मुझे पता है कि 100 स्टूडेंट्स में से 99 स्टूडेंट्स को ये डेफिनेशन रटना पड़ेगी और उन्हें समझ में नहीं आएगी। 99% स्टूडेंट्स को ये डेफिनेशन समझ में नहीं आती है। तो बेहतर होगा इस डेफिनेशन को हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझें। अच्छा, आप में से ये तो सभी लोग जानते होंगे कि डायबिटीज मेलिटस के जो पेशेंट होते हैं, ऐसे मरीज जिनको डायबिटीज होती है, आज उनमें से ज़्यादा पेशेंट्स को हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, तो आप जानते हैं उनको हम इंसुलिन का इंजेक्शन देकर ट्रीट करते हैं। इंसुलिन तो ह्यूमन में बनने वाला एक नेचुरल हार्मोन है, पर आप जब किसी पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं तो वो आपने कभी सोचा है कि जो इंसुलिन हम उस मरीज को, पेशेंट को देते हैं, वो कहाँ से आता होगा? हम किसी और इंसान का इंसुलिन निकाल कर तो हम किसी और मरीज को नहीं दे सकते, क्योंकि जिसका आप निकालोगे, जिस हेल्दी ह्यूमन का आप निकालोगे, उसको इंसुलिन की कमी नहीं हो जाएगी। वो रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन होता है। जो इंसुलिन हम डायबिटीज में पेशेंट को देते हैं वो रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन होता है, और ये हम सबको मालूम है कि रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन एक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है। तो क्यों ना इस एग्जाम्पल से ही हम इस डेफिनेशन को समझें। हमारी डेफिनेशन जो EFB ने दी है, उसके अकॉर्डिंगली 4 चीजों को आपको इंटीग्रेट करना है। नेचुरल साइंस को, ऑर्गेनिज्म को, सेल्स को, मॉलिक्यूलर एनालॉग को। और इन चारों चीजों को इंटीग्रेटेड करने के बाद अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना लेते हैं जो ह्यूमन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और उससे ह्यूमन वेलफेयर में आप कोई इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे आप? बायोटेक्नोलॉजी। अब आप देखिए, ह्यूमन में हम डायबिटीज के केस में दिया जाने वाला जो एक रिकॉम्बिनेंट हार्मोन है, यानी कि रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, उसके एग्जांपल से इस डेफिनेशन को समझते हैं। अगर आपको इंसुलिन को बनाना है, आपको रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन को बनाना है, तो आपको क्या चाहिए? हम सभी जानते हैं कि इंसुलिन हमारी बॉडी की बीटा सेल्स बनाती हैं। हमारे पैनक्रियाज में जो बीटा लैंगरहैंस सेल्स हैं वो इंसुलिन को नेचुरली प्रोड्यूस करती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल्स, यानी कि अगर आपको इंसुलिन का प्रोडक्शन कराना है लार्ज स्केल पर, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? हमारे ह्यूमन की बीटा सेल्स जो पैनक्रियाज में है उनको आइसोलेट करेंगे, उनको बाहर निकालेंगे। किसी हेल्दी ह्यूमन की आप बीटा सेल्स को ले लेंगे बाहर। फिर आप क्या करेंगे?
आप मॉलिक्यूलर एनालॉग, इसका मतलब क्या होता है? प्रोटीन एंड कोडेड जीन। देखिए मॉलिक्यूलर एनालॉग का मतलब क्या होता है? एनालॉग का मतलब होता है अनुरूप। ध्यान से समझने की कोशिश करें। एनालॉग का मतलब क्या होता है? अनुरूप। अगर मैं कहूं कि हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई भी अगर प्रोटीन बनता है तो वो कैसे बनता है? तो आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है कि प्रोटीन तो जीन के एक्सप्रेशन से बनता है। तो किसी भी प्रोटीन के लिए उसका मॉलिक्यूलर एनालॉग क्या होगा? उसका वो जीन जिसने उसको एक्सप्रेशन से तैयार किया है, बॉडी के अंदर सिंथेसाइज किया है। क्योंकि प्रोटीन का मॉलिक्यूलर एनालॉग यानी कि आणविक अनुरूप है जीन। जीन में जैसा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस निर्धारित हुआ होगा, डिटरमाइन हुआ होगा। तो प्रोटीन का मॉलिक्यूलर एनालॉग क्या होगा? जीन। तो यहां पर मॉलिक्यूलर एनालॉग का मतलब आप मानिए प्रोटीन एंड कोडेड जीन। तो जब आपने बीटा लैंगरहैंस सेल्स ऑफ पैनक्रियास को बाहर निकाला हेल्दी ह्यूमन से, तो आपने उस सेल के अंदर से किसको आइसोलेट और सेपरेट किया? इंसुलिन एंड कोडेड जीन को। किसको? इंसुलिन को बनाने वाले जीन को। तो आपने दो चीजों को ले लिया, एक सेल, दूसरा मॉलिक्यूलर एनालॉग। अब आप क्या करेंगे? आप ह्यूमन के इंसुलिन जीन को एक होस्ट ऑर्गेनिज्म में, जो बैक्टीरिया हो सकता है जैसे इकोलाई, इंट्रोड्यूस करा देंगे। तो हमने ऑर्गेनिज्म को भी यूटिलाइज कर लिया, हमने जीन को निकाला और जीन को इंट्रोड्यूस करा दिया एक होस्ट में यानी कि बैक्टीरिया में। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम नॉन ह्यूमन सोर्स से ह्यूमन हार्मोन का प्रोडक्शन करें, यानी इंसुलिन तो आपको बनाना है पर ह्यूमन से नहीं, एक बैक्टीरिया से बनवाना है, ताकि बैक्टीरिया बहुत सारा इंसुलिन आपके लिए दे सकें और उससे आप इस दुनिया के डायबिटीज की जो समस्या है उसको आप हल कर सकें। तो ऑर्गेनिज्म यहां पर हमने यूज कर लिया बैक्टीरिया, जिसमें हमने उस जीन को इंट्रोड्यूस करा दिया। अब जब उस जीन को बैक्टीरिया रिसीव करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उस बैक्टीरिया के अंदर जीन एक्सप्रेशन होगा, जो कि नेचुरल साइंस है। बैक्टीरिया अपना डिवीजन करेगा, अपना रिप्रोडक्शन करेगा, नेचुरल साइंस है। जैसे जैसे बैक्टीरियल सेल अपना आप को रिप्रोड्यूस करेगी तो बहुत सारे बैक्टीरिया बनेंगे, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हर बैक्टीरिया के अंदर वो जीन की कॉपी भी पहुंचेगी जिस जीन के एक्सप्रेशन से सभी बैक्टीरिया इंसुलिन का प्रोडक्शन करेंगे, और उन बहुत सारे बैक्टीरिया से आप इंसुलिन का लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो आपको प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होगा? ह्यूमन इंसुलिन। और आपको सर्विसेज क्या मिलेगी? टू ट्रीट द पेशेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटस। तो कितने आसानी से आपने समझ लिया इस डेफिनेशन का अर्थ। हमने यहां पर रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन को बनाने के लिए, जो कि एक प्रोडक्ट था, और डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए, जो कि सर्विस थी, हमने चार चीजों का इंटीग्रेशन किया। हमने बीटा लैंगरहैंस सेल्स को लिया, एक चीज, हमने इंसुलिन एनकोडेड जीन को सेल से आइसोलेट किया, मॉलिक्यूलर एनालॉग हो गया। हमने बैक्टीरियल होस्ट में उस जीन को ट्रांसफर्ड किया, ऑर्गेनिज्म हो गया। और उस जीन के ट्रांसफर्ड होने के बाद बैक्टीरिया ने अपना नेचुरल रिप्रोडक्शन या डिवीजन किया और बहुत सारे बैक्टीरियल सेल्स तैयार हो गई। नेचुरल साइंस है और हर सेल के अंदर उस जीन का एक्सप्रेशन हुआ, जो कि नेचुरल साइंस है, जिससे कि हमने इंसुलिन को ऑब्टेन किया और डायबिटीज को ट्रीट किया। तो आई होप कि आज आपने EFB के अकॉर्डिंगली जो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है उसके सही अर्थ को समझ लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, देखिए अभी अभी हमने देखा कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को तैयार करते हैं और उससे लार्ज स्केल पर इकोनॉमिकली बेनिफिशियल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल में हमें क्या समझना है? हमें यही सब कुछ समझना है। अगर आप चाहते हैं कि आप जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाएं और उससे लार्ज स्केल पर किसी इकोनॉमिकली बेनिफिशियल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें, तो आपको दो कोर टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। और इन दोनों कोर टेक्निक जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उन्हीं को हम प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, क्योंकि उनके बिना यह पॉसिबल नहीं है कि आप जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना पाएं और उनको लार्ज स्केल पर मल्टीप्लाइड करके लार्ज स्केल पर उनसे इकोनॉमिकली बेनिफिशियल प्रोडक्ट को अचीव कर पाएं। तो आप कह सकते हैं कि हम ऐसी दो कोर टेक्निक को ही प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, जिनकी हेल्प से हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बना सकते हैं और उनसे लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो वो दोनों कोर टेक्निक हैं, पहली जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरी मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। दोनों शब्द जो हैं, दोनों जो कोर टेक्निक्स, उनको समझना थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको, लेकिन आपको केवल मेरे लेक्चर को बहुत केयरफुली सुनना है।
बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल में हम दो कोर टेक्निक को प्रिंसिपल बनाते हैं। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन या माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? इसको बहुत कॉमनली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक भी कहा जाता है, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है इट इज मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए और आरएनए। अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसके जेनेटिक मटेरियल का जेनेटिक मैनिपुलेशन कर रहे हैं, अगर उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स मोस्ट ऑफ द एनिमल्स बोल दिया, ऑल ऑफ द एनिमल्स, ऑल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, प्लांट्स, ये सभी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। लेकिन कुछ वायरसेस हो सकते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या हो? आरएनए। तो अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में जेनेटिक मैनिपुलेशन कर रहे हैं, अनुवांशिक परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग। और यह अनुवांशिक परिवर्तन आप कैसे करते हैं तो देख लीजिए। आप सबसे पहले किसी ऑर्गेनिज्म की सेल से डीएनए को आइसोलेट करते हैं। उस डीएनए से आप किसी पर्टिकुलर डिजायर्ड जीन्स को आइसोलेट और सेपरेट करते हैं। अगर आपको लगता है कि जो जीन आपने आइसोलेट किया है आपके लिए जो भी अप्रोप्रिएट जीन होगा, फॉर एग्जांपल मेरी बात को समझें, अगर आपको ह्यूमन का इंसुलिन बैक्टीरिया से प्रोड्यूस कराना है तो आप ह्यूमन की बीटा सेल से डीएनए को आइसोलेट करेंगे। डीएनए में से आप इंसुलिन को बनाने वाले जीन को आइसोलेट करेंगे, सेपरेट करेंगे। और अगर आपको लगता है कि उस जीन में कुछ केमिस्ट्री को चेंज करके उसकी एफिकेसी को, उसकी एफिशिएंसी को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, तो आप उसकी जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को भी अल्टर्ड कर सकते हैं लेबोरेटरी कंडीशंस में। एंड उसके बाद आप अपने उस फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस कराएंगे किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में। और जब वो जीन किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, वो ऑर्गेनिज्म उस जीन की कॉपी रिसीव कर लेगा, तो वो जीन उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जाकर अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा, अपना रेप्लिकेशन करेगा, और उस जीन के एक्सप्रेशन की वजह से उस ऑर्गेनिज्म में एक नया फिनोटाइप आपको देखने को मिलेगा। यानी कि उसमें फिनोटाइप जो है वो चेंज हो जाएगा। जो पहले उसमें फिनोटाइप होंगे उससे हटकर वो किसी नए फिनोटाइप को अब क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा। और उस ऑर्गेनिज्म को आप क्या कह सकते हैं? जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और यही पूरी की पूरी टेक्निक क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसमें क्या होता है? जेनेटिक मैनिपुलेशन होता है। जेनेटिक मटेरियल को आप मैनिपुलेट करते हैं, किसी जीन को आइसोलेट करते हैं आप किसी अप्रोप्रिएट ऑर्गेनिज्म की सेल से। उस जीन को आइसोलेट करने के बाद आप उसकी केमिस्ट्री को अल्टर कर सकते हैं उसकी एफिकेसी को बढ़ाने के लिए। उस जीन को आप किसी होस्ट में यानी कि किसी बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। बैक्टीरिया उस जीन की कॉपी को रिसीव करता है, वो जीन उस बैक्टीरिया के अंदर अपना मल्टीप्लिकेशन या रेप्लिकेशन करेगा और वो अपना एक्सप्रेशन देगा, जिससे कि उस ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप में आपको परिवर्तन या चेंज देखने को मिलेगा। और उस ऑर्गेनिज्म को आप क्या कहेंगे? जीएम ऑर्गेनिज्म। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी का एक प्रिंसिपल है जिससे आप जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने यहां पर एक जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को क्या कर लिया? प्रोड्यूस कर लिया। ये एक जेनेटिक मॉडिफाइड बैक्टीरिया मैंने यहां पर क्या कर लिया? तैयार कर लिया। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप जेनेटिक इंजीनियरिंग से किसी जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर लेते हैं, लाइक एक बैक्टीरिया आपने बना लिया जिसमें ह्यूमन का कोई जीन आपने इंट्रोड्यूस करा दिया है, तो क्या एक बैक्टीरिया इतना सारा अमाउंट में इंसुलिन बना सकता है? इतना सारे अमाउंट में इंसुलिन बना सकता है कि पूरी दुनिया की डायबिटीज को हम ट्रीट कर पाए? एक बैक्टीरिया तो बहुत कम अमाउंट में इंसुलिन को प्रोड्यूस करेगा, नैनोग्राम्स अमाउंट में प्रोड्यूस करेगा, जिससे किसी एक इंडिविजुअल में भी हम डायबिटीज को ट्रीट नहीं कर सकते। तो जरूरत क्या है? आप चाहेंगे कि एक बैक्टीरिया को जब हमने इतनी एक्सपेंसिव और इतनी टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक से बनाया है, तो इस बैक्टीरिया से हम बहुत सारे मिलियंस बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया को क्या करें? प्रोड्यूस करें। ऑब्वियस सी बात है, ये बैक्टीरिया अगर जेनेटिक मॉडिफाइड है और जब ये एसेक्सुअली अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा और इससे जो बहुत सारे डॉटर सेल्स यानी कि इसकी प्रोजेनीज जो प्रोड्यूस होंगी वो इसके क्या होंगी? आइडेंटिकल। लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप इस बैक्टीरिया को किसी ऐसे एनवायरमेंट में ग्रो करें जहां पर ये बैक्टीरिया तो अपनी ग्रोथ करे, यानी कि ये डिजायर्ड बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ करे, पर कोई अनडिजायर्ड बैक्टीरिया, कोई अवांछित बैक्टीरिया जो हमारे काम का नहीं है, वो इसके साथ अपनी ग्रोथ ना करे।
इसके लिए जरूरी है दूसरा प्रिंसिपल, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। बात को समझ रहे होंगे आप। आपने जेनेटिक मॉडिफाइड बैक्टीरिया को जेनेटिक इंजीनियरिंग से तैयार कर लिया, पर उस एक बैक्टीरिया से इस दुनिया में इतना प्रोडक्ट नहीं बनाया जा सकता कि हम सभी इंसानों की डायबिटीज को ट्रीट कर पाए। तो जरूरी होगा कि आप इस बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करें, बहुत सारे जेनेटिक मॉडिफाइड बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करें फ्रॉम दिस बैक्टीरिया। और ऐसा करने के लिए जरूरी है कि आप इसको ऐसे एनवायरमेंट में ग्रो करें जहां पर स्टेराइल कंडीशंस हो, यानी कि कंटैमिनेशन फ्री एनवायरमेंट हो, एक ऐसा एनवायरमेंट जो डिजायर्ड बैक्टीरिया की ग्रोथ को अलाउ करे और कोई भी अनडिजायर्ड बैक्टीरिया जो है वहां पर ग्रो ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, आप इस बैक्टीरिया को ऐसे ग्रोथ मीडियम में, ऐसे वेसल्स में ग्रो करना चाहेंगे जिसमें पहले से कोई अवांछित बैक्टीरिया ना हो, पहले से कोई एनवायरमेंटल खराब बैक्टीरिया, फालतू बैक्टीरिया ना हो। क्योंकि अगर वो बैक्टीरिया वहां पर पहले से प्रेजेंट रहेंगे तो वो भी इस बैक्टीरिया के साथ अपनी ग्रोथ करेंगे और इस बैक्टीरिया से जो प्रोडक्ट बनेगा लाइक इंसुलिन, तो उस प्रोडक्ट की एफिकेसी को, उसकी क्वालिटी को वो बैक्टीरिया खराब कर देंगे। क्योंकि उनसे जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, एंड प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वो हमारे इंसुलिन की क्वालिटी को क्या कर देंगे, खराब कर देंगे और इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करने में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो हमेशा याद रखिए कि केवल जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने से हम लार्ज स्केल पर बहुत सारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के साथ साथ जरूरी है कि आप उस ऑर्गेनिज्म को ग्रो करें एक ऐसे एनवायरमेंट में जो पूरी तरह से कंटैमिनेशन फ्री एनवायरमेंट हो। स्टेराइल कंडीशन में ही आपको उस बैक्टीरिया को, मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना होगा। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत सारे जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन हो जाएंगे और ये सभी ऑर्गेनिज्म अब इतना अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकते हैं लार्ज स्केल पर कि आप पूरी दुनिया की डायबिटीज को ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि अब ये आपके हाथ में है। आप जितना ज्यादा इन बैक्टीरिया को स्टेराइल कंडीशंस में ग्रो करते जाएंगे, प्रोपोर्शनली उतना अमाउंट प्रोडक्ट का आप प्रोड्यूस करते जाएंगे। तो इन दोनों ही प्रिंसिपल का यूज करके, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन, हम क्या कर सकते हैं, हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं वेरियस काइंड ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ऑन लार्ज स्केल, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, इंजाइम्स। और ये सभी प्रोडक्ट्स ह्यूमन वेलफेयर में अपनी काफी इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और हमारी लाइफ को, हमारी लिविंग्स को बेहतर बनाएंगे। आगे हम बात करेंगे कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब आप सोचेंगे इसका क्या मतलब है। अभी अभी हमने देखा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को तैयार करते हैं। आपको आखिर जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को तैयार करने की या उनके डेवलपमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम ये पढ़ेंगे कि आखिर जेनेटिक इंजीनियरिंग के कंसेप्ट को डेवलप करने की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो इसको समझने के लिए आपको पहले एक चीज को जानना होगा। हम सभी जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में बहुत सारे एडवांटेज रखता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज बहुत ज्यादा है अगर हम उसकी तुलना किससे करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है, इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है या तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करते हैं, यानी कि उनमें वेरिएशन तो आ ही नहीं सकते हैं। एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनेंगे, दोनों बैक्टीरिया अपने पेरेंटल बैक्टीरिया के जैसा ही जेनेटिक्स रखेंगे, फिर इनके द्वारा दो बैक्टीरिया बनेंगे, इससे दो बैक्टीरिया बनेंगे। इस तरीके से एक सेल से जितनी भी सेल्स अराइज होंगी, बैक्टीरियल सेल्स, वो सभी एक दूसरे की क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी। कोई प्लांट है जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, शुगर केन या पोटैटो, तो आप देखते हैं उनमें जेनेटिक वेरिएशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जेनेटिक वेरिएशंस को परमिट करता है। अब आप अपने आप से अंदाजा लगा लीजिए कि एक ही माँ बाप के 5 बच्चे हैं और पांचों आपस में एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं। पांचों के फिनोटाइप में आपको बहुत सारा वेरिएशन दिखाई देता है। तो हम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो हम में आपको क्या देखने को मिलेगा, वेरिएशन अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन प्रिंसिपल। तो कहीं ना कहीं इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके एडवांटेज होते हैं, क्योंकि उसमें आपको जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशन देखने को मिलेगा और वेरिएशन हमारे लिए काफी अच्छे होते हैं। आज से कई 100 साल पहले हमारे फार्मर्स यानी कि किसान, एग्रीकल्चरिस्ट
और साइंटिस्ट ये जानते थे कि अगर उनको किसी अच्छी वैरायटी की प्लांट को बनाना है, किसी अच्छी ब्रीड के एनिमल को बनाना है, अच्छी वैरायटी के प्लांट को प्रोड्यूस करना है, तो वो आज से कई सौ साल पहले भी क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन जैसी ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से ऐसा किया करते थे। तो आपने सुना होगा कि आज से कई सौ साल पहले किसी अच्छी किस्म की क्रॉप को, फसल को बनाने के लिए हमारे किसान या एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन मेथड का यूज किया कर सकते थे। यानी कि वो दो प्लांट को लेते थे, उनके बीच में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस पॉलिनेशन को आर्टिफिशियली प्रमोट किया करते थे और नई किस्म बनाया करते थे जो पहले के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर होती थी। लेकिन मैं आपको अब यह बताना चाहता हूं कि अगर हमारे पास ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन जैसी टेक्निक पहले से ही थी, तो हमें मॉडर्न टाइम में जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल को या कंसेप्ट को डेवलप्ड करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसके लिए मैं आपको एक कंपैरिजन बताने वाला हूं। हम ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन को कंपेयर करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग से, और इस कंपैरिजन के बाद आप खुद ही बता देंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के कंसेप्ट का डेवलपमेंट हमारे लिए क्यों करना पड़ा, क्योंकि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में कुछ ड्रॉबैक थे जिनको जेनेटिक इंजीनियरिंग ने ओवरकम किया। क्लियर? अब दोनों के कंपैरिजन को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, प्लीज आप इस एग्जांपल को ध्यान से सुनिए। कंसीडर कीजिए कि आपका एक छोटा भाई है जो हॉस्टल में रहता है, और उस हॉस्टल में वो अपने 100 फ्रेंड्स के साथ रहता है। यानी कि उस हॉस्टल में टोटल 100 लड़के रहते हैं, उसमें से एक आपका छोटा भाई है और बाकी 99 उसके अच्छे दोस्त हैं। आपके छोटे भाई के जन्मदिन पर, बर्थडे पर आपकी ये इच्छा है कि आप उसको एक डेयरी मिल्क चॉकलेट गिफ्ट के तौर पर दें। आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप अपने भाई के हॉस्टल के अंदर जाएंगे, उसको डेयरी मिल्क उसके बर्थडे पर दे देंगे, पर क्योंकि उसके 99 दोस्त भी उस हॉस्टल में रहते हैं और उनको बुरा ना लगे, तो आप सभी दोस्तों के लिए भी डेयरी मिल्क चॉकलेट लेकर जाएंगे। यानी कि आपके भाई को आपको एक चॉकलेट देना थी, उसके चक्कर में आपने 100 चॉकलेट खरीदी ताकि उस भाई के सभी 99 दोस्तों को भी आप एक एक चॉकलेट दे सके ताकि उनको बुरा ना लगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है जो इकोनॉमिकली थोड़ा सा अच्छा है। आप केवल एक चॉकलेट खरीदिए डेयरी मिल्क, फिर अपने भाई को फोन लगाइए और उससे बोलिए कि हॉस्टल के नीचे आ जा। वो हॉस्टल के नीचे आ जाएगा, आप उसको चुपचाप वो एक चॉकलेट दे दोगे, हैप्पी बर्थडे बोल दोगे और बोलोगे जल्दी से खा ले और हाथ पहुंचकर ऊपर चले जा। दोनों तरीके में आपने अपने भाई को बर्थडे पर डेयरी मिल्क चॉकलेट खिलाई, पर इनमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि इकोनॉमिकली बेहतर तरीका कौन सा था, तो आप बोलेंगे भाई को फोन करके नीचे बुलाया। जब भाई का बर्थडे है तो भाई को ही एक चॉकलेट दे देते हैं, उसके चक्कर में 99 लोगों को जिनको हम जानते भी नहीं है, जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, जो हमारे लिए अनडिजायर्ड है, उनको हम चॉकलेट क्यों बांटें? इसमें तो हमारा नुकसान है। एग्जैक्टली यही डिफरेंस है ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में और जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जब भी आप ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो आप क्या करते हैं, एक पेरेंटल प्लांट लेते हैं, दूसरा पेरेंटल प्लांट लेते हैं, इन दोनों के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और आप एक नई वैरायटी के हाइब्रिड प्लांट को बना लेते हैं। दोनों प्लांट के कुछ अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स को नई वैरायटी में लाने के चक्कर में आप बहुत सारे अनडिजायर्ड कैरेक्टर्स को अपनी नई वैरायटी में इंक्लूड कर लेते हैं। यानी कि इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स अलोंग विद द डिजायर्ड वन। एक या दो जीन्स को लाने के चक्कर में नई वैरायटी में आप बहुत सारे अनडिजायर्ड जीन्स को भी अपनी नई वैरायटी में इंक्लूड कर लेते हैं और फिर वो जीन्स जनरेशन टू जनरेशन मल्टीप्लाइड भी होते हैं। ये तो सही नहीं है कि एक अपने छोटे भाई को चॉकलेट खिलाने के चक्कर में आप उसकी हॉस्टल के बाकी 99 बच्चों को भी चॉकलेट खिलाएं। ये चीज हो गई आपकी ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? अगर आपको किसी प्लांट में किसी एक सिंगल कैरेक्टर को इंप्रूव्ड करना है तो आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ये आपका होस्ट प्लांट है और आप चाहते हैं कि आप इस प्लांट में इस जीन को लाएं, तो जरूरी नहीं है कि आप इस प्लांट को इस प्लांट के साथ हाइब्रिडाइज कराएं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दूसरे प्लांट के जीनोम से उस सिंगल जीन को कट कर लें विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर, जिनको हम आगे चलकर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहेंगे। कुछ एंजाइम की हेल्प से आप इस जीन को कट कर लें और फिर इस जीन को आप इस प्लांट के अंदर क्या करा दें, इसके जीनोम में इंट्रोड्यूस। अगर आपको एक ही जीन इस प्लांट में इंट्रोड्यूस कराना था तो दोनों प्लांट के अनडिजायरेबल बहुत सारे जीन्स को इंक्लूड करने से फायदा नहीं है, बल्कि आप किसी दूसरे एग्जिस्टिंग प्लांट के किसी जीन को कट करें और आप होस्ट प्लांट के अंदर उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रोसेस के थ्रू
इंट्रोड्यूस करा दें। इससे आपको फायदा यह होगा कि एक या कुछ नंबर ऑफ जीन्स को आप अपने होस्ट प्लांट में इंट्रोड्यूस करा देंगे और साथ में अनडिजायरेबल बहुत सारे जीन्स को आप इंक्लूड करने से बच जाएंगे टारगेट ऑर्गेनिज्म में। यानी कि आपके भाई का बर्थडे है तो आप अपने भाई को ही चॉकलेट दे दीजिए अलग से बुलाकर और चॉकलेट खिला के अपने घर चले जाइए। बाकी 99 लोगों को चॉकलेट बांटने से मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए अनडिजायरेबल है, अवांछित है, उपयोगी नहीं है। तो ये अंतर है ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिक इंजीनियरिंग का। तो आप समझ सकते हैं कि आज से कई 100 साल पहले भी ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन तो हो रहा था, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक थे जो आप समझ चुके हैं कि हम बहुत सारे अनडिजायरेबल ट्रेड्स को, जीन्स को इंक्लूडेड और मल्टीप्लाई कर देते थे अपनी न्यू वैरायटी में। इसको ओवरकम किया जेनेटिक इंजीनियरिंग ने। अगर आपको कोई एक अच्छा कैरेक्टर चाहिए तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के जीन को ही होस्ट में इंट्रोड्यूस करा दीजिए, बाकी अनडिजायरेबल जीन्स को इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक और भी फायदा है कि आप किसी भी डिजायर्ड जीन को, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक डिजायर्ड जीन है तो आप किसी भी डिजायर्ड जीन्स को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं उन ऑर्गेनिज्म में भी जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और उनमें भी जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन को तो आप अप्लाई केवल उन ऑर्गेनिज्म पर कर सकते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन आप जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिज्म पर कर सकते हैं और उनको आप जेनेटिक मॉडिफाइड कर सकते हैं। क्योंकि आज हम बैक्टीरिया में भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है, और बहुत सारे हम प्लांट्स और एनिमल्स में भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे क्रिएशन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैसे बनाया और किसने बनाया। उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम एक और भी नए नाम से जानते हैं, इसको हम काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का ही दूसरा नाम क्या होता है? काइमेरिक डीएनए। और ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको याद रखना है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ही हम काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सबसे पहले कैसे बनाया गया, किसने बनाया, ये जानने से पहले आपको ये पहले जानना होगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए आखिर होता क्या है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के कंसेप्ट को समझने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल यहां पर रखेंगे। मान लीजिए ये लड़का जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो आप हैं और आपको अपने ऑफिस तक जाना है, और आपका ऑफिस जो है वो आपके घर से बहुत ज़्यादा दूरी पर है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है। इसका मतलब ये हुआ कि आप पैदल तो अपने ऑफिस तक नहीं जा सकते। आप अपने ऑफिस जाने के लिए डेफिनेटली आपको गाड़ी की ज़रूरत होगी, किसी कार या बाइक की ज़रूरत होगी, लेकिन आपके पास अपनी खुद की कोई कार या बाइक नहीं है और पैदल आप ऑफिस तक नहीं जा सकते क्योंकि आपका ऑफिस आपके घर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में आप एक टैक्सी को रेंट पर करेंगे। वो टैक्सी जो है वो आपको कैरी करेगी और आपको आपके ऑफिस तक लेकर जाएगी, वहाँ आपको जाकर ड्रॉप कर देगी। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि आप यहाँ पर पैसेंजर हैं, टैक्सी यहां पर व्हीकल है, वेक्टर है जिसने आपको कैरी किया और आपको ट्रांसफर्ड कर दिया आपके ऑफिस तक। सिमिलरली आपको ये कंसीडर करना है कि ये है जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम एलियन डीएनए या फॉरेन डीएनए या फॉरेन जीन भी कह सकते हैं, या पीस ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं, यहां तक कि इसको पैसेंजर डीएनए भी कह सकते हैं। बहुत सारे नाम हैं यहां पर एक ही चीज के। तो यह है एक जीन ऑफ इंटरेस्ट और आप चाहते हैं कि इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप इस बैक्टीरियल होस्ट के अंदर ट्रांसफर्ड करें। आप चाहते हैं कि इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप बैक्टीरियल होस्ट के अंदर ट्रांसफर्ड करें, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है अगर उसको हम बैक्टीरियल होस्ट के अंदर ट्रांसफर्ड करेंगे तो ये अकेला कैपेबल नहीं है बैक्टीरियल सेल के अंदर अपना सेल्फ रेप्लिकेशन करने के लिए। यानी कि जैसे कि आपके पास जब खुद की कार नहीं थी, खुद की बाइक नहीं थी, तो आप अपने ऑफिस पैदल तो नहीं जा सकते थे, आपको किसकी ज़रूरत पड़ी? टैक्सी की ज़रूरत पड़ी। सिमिलरली इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी अगर बैक्टीरियल होस्ट के अंदर ट्रांसफर्ड करना है अपने आप को, तो इसको भी जीन टैक्सी की ज़रूरत पड़ेगी। जीन टैक्सी का मतलब क्या हुआ? जीन टैक्सी मतलब वेक्टर डीएनए। हम वेक्टर डीएनए को ही क्या कहते हैं? जीन टैक्सी। और ये जीन टैक्सी या वेक्टर डीएनए लिटरली होता क्या है? तो ज़्यादातर केसेस में ये एक स्मॉल मॉलिक्यूल होता है डीएनए का, जिसमें ये एबिलिटी होती है कि वो किसी फॉरेन जीन को अपने साथ अटैच कर सकता है, लाइगेट कर सकता है और उसको किसी होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर्ड कर सकता है। इसमें यह कैपेबिलिटी भी होती है कि ये जब होस्ट के अंदर फॉरेन जीन को ट्रांसफर्ड करेगा तो फॉरेन जीन अपना सेल्फ रेप्लिकेशन करने में कैपेबल हो जाएगा। यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फॉरेन जीन हो सके, इसके लिए वेक्टर
की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये अकेला जीन ना तो बैक्टीरियल होस्ट के अंदर जा सकता था, ना अपने आप को बैक्टीरियल होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकता था। तो आपने इस जीन को किसके साथ अटैच करने का डिसीजन लिया? एक वेक्टर डीएनए के साथ, जिसे हम जीन टैक्सी भी कह सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, जब वेक्टर डीएनए को आपने या जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपने वेक्टर डीएनए के साथ अटैच कर दिया, तो आपने एक ऐसे डीएनए के मॉलिक्यूल का कंस्ट्रक्शन किया जिसे ही आप क्या कहेंगे? आरडीएनए मॉलिक्यूल। तो आरडीएनए मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ? देखिए, रेड कलर वाला डीएनए क्या है? वेक्टर डीएनए। और जो आपको यहां ब्लू कलर का एक सेगमेंट या पीस ऑफ डीएनए दिख रहा है, दैट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या होगा? जीन ऑफ इंटरेस्ट या एलियन डीएनए। तो वेहिकल डीएनए के साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट या पैसेंजर डीएनए जब अटैच हो जाएगा, तो जो आपको एक न्यू कॉम्बिनेशन मिलेगा डीएनए का, उसको आप कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब अब आप समझ सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इक्वल, आप क्या याद रखेंगे? वेक्टर डीएनए प्लस एलियन डीएनए या इंसर्ट, या उसको पैसेंजर डीएनए भी कहा जा सकता है या जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जा सकता है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब होगा वेक्टर डीएनए प्लस एलियन डीएनए या इंसर्ट। अल्टीमेटली अब आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए का कंस्ट्रक्शन क्योंकि यहां पर कर चुके हैं, तो आप बड़े आसानी से इस आरडीएनए मॉलिक्यूल को बैक्टीरियल होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये आरडीएनए कहां इंट्रोड्यूस हो सकता है? बैक्टीरियल सेल के अंदर। और जब ये बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो इसमें ये एबिलिटी बिल्कुल होगी कि ये अपने आप को मल्टीप्लाई या रेप्लिकेट कर सके। यानी कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट की आपने सिंगल कॉपी वेक्टर डीएनए के साथ अटैच करके आरडीएनए मॉलिक्यूल को बनाया। आरडीएनए मॉलिक्यूल को आपने बैक्टीरियल होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया, और जब ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो वेक्टर डीएनए की प्रेजेंस आरडीएनए में होने की वजह से आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर अपना सेल्फ मल्टीप्लिकेशन कर सकेगा, अपने आप को रेप्लिकेटेड कर सकेगा। तो यहां पर आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट अकेला ऐसा क्यों नहीं कर सकता था कि उसको हम बैक्टीरियल होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करा दें? तो उसका आंसर है, आप पैदल अकेले नहीं जा सकते थे अपने ऑफिस तक, क्योंकि आपका ऑफिस बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर था। ऐसे ही आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बैक्टीरियल होस्ट के अंदर अकेला इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। आप अकेले क्यों नहीं जा सकते थे? क्योंकि आपके पास कोई कार या बाइक नहीं थी। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट भी अकेला बैक्टीरियल होस्ट के अंदर क्यों इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसके पास अपनी सेल्फ ओआरआई नहीं है, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट नहीं है। आपने फिर क्या किया? आपने एक टैक्सी की जो कि व्हीकल या वेक्टर की तरह आपको कैरी करेगी और आपको ड्रॉप कर देगी आपके ऑफिस तक। तो यहां पर भी आपने क्या किया? जीन ऑफ इंटरेस्ट को अटैच कर दिया वेक्टर डीएनए के पास, क्योंकि वेक्टर डीएनए के पास अपनी सेल्फ ओआरआई होती है। और आपने कंस्ट्रक्शन किया आरडीएनए मॉलिक्यूल का, और आरडीएनए मॉलिक्यूल को जब आपने इंट्रोड्यूस किया बैक्टीरियल होस्ट के अंदर, तो अब ये आरडीएनए मॉलिक्यूल में ये एबिलिटी होगी कि ये अपना सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकेगा। इतना आपको समझ में आ चुका कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब होता है वेक्टर डीएनए प्लस एलियन डीएनए। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल किसने बनाया। तो आप याद रखिए, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने 1972 में फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का कंस्ट्रक्शन किया। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को यह कंफ्यूजन होगा कि पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की डिस्कवरी हुई या पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को कंस्ट्रक्ट किया गया। तो आप हमेशा कंसेप्ट याद रखिए, लॉजिक याद रखिए कि किसी भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को बनाने के लिए आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करना होगा जीनोमिक डीएनए से, और इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की, मॉलिक्यूलर सीजर की। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को बनाना है तो आपको सबसे पहले किसी जीनोमिक डीएनए में से एक सिंगल जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा? आइसोलेट करना पड़ेगा, कट करके आइसोलेट करना पड़ेगा। और कट करने के लिए हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जो आपको आगे पता चलेगा। इसलिए पहले डिस्कवरी किसकी हुई? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की। देन उसके बाद ये पॉसिबिलिटी आई कि आप फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को कंस्ट्रक्ट कर सकें। चलिए अब हम देखेंगे स्टैनले कोहेन ने और हर्बर्ट बोयर ने 1972 में फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को कंस्ट्रक्ट कैसे किया। इन्होंने एक बैक्टीरिया का यूज किया जिसका नाम था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। तो कोहन ने और बोयर ने एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है नेचर में जिसके पास नेचुरली
कुछ एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पाया जाता है, यानी कि ये एक बैक्टीरिया है जिसके पास अपना प्लाज्मिड डीएनए होगा। देख सकते हैं आप, ये एक बैक्टीरिया है जिसके पास ये उसका खुद का क्या है, प्लाज्मिड डीएनए। और इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड डीएनए में नेचुरली ऐसे जीन होते हैं जो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को। इनमें से एक जीन का नाम है AMPR। अब AMPR का मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। तो AMPR जीन जो है, यानी कि एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ये एक ऐसा जीन है जो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया के प्लाज्मिड डीएनए में नेचुरली प्रेजेंट होता है और इस वजह से ये बैक्टीरिया एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टेंस शो करता है। तो कोहन ने और बोयर ने क्या किया कि AMPR जीन को ही अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट मान लिया और बैक्टीरिया के प्लाज्मिड डीएनए में से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यानी कि AMPR जीन को उन्होंने आइसोलेटेड किया विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिन्हें हम कॉमनली मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। तो बहुत आसान था ये काम करना कोहन और बोयर के लिए, क्योंकि 1972 से पहले ही अप्रॉक्सीमेट, जितना मुझे याद है 1953 में शायद, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की डिस्कवरी हो चुकी थी। तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनती थी 72 में कि हर्बर्ट बोयर और कोहन जो हैं वो प्लाज्मिड में से AMPR जीन को आइसोलेट कर सके। इन्होंने किसको आइसोलेट कर लिया? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को, जो कि एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। कहां से आइसोलेट किया? फ्रॉम साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया। किस डीएनए से? उसके प्लाज्मिड डीएनए से, ना कि उसके मैन क्रोमोसोमल डीएनए से। इतना आपको समझ में आ गया? अब उन्हें क्या करना था? वो जानते थे कि ये जो जीन है उसको उन्होंने आइसोलेट तो कर लिया, ये जीन जो है अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट की तरह वर्क करेगा। इसे उन्होंने आइसोलेट तो कर लिया, लेकिन ये जीन अकेला कैपेबल नहीं था कि आप इसको डायरेक्टली किसी बैक्टीरियल होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करा सकें, क्योंकि इसके पास अपनी सेल्फ ORI नहीं थी। इसलिए ये अपना सेल्फ रेप्लिकेशन करने में कैपेबल नहीं था इनसाइड बैक्टीरियल होस्ट। तो उन्होंने एक दूसरा बैक्टीरिया लिया, इकोलाई, एक सिंपल सा बैक्टीरिया लिया इकोलाई, जिसके पास भी प्लाज्मिड डीएनए होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके प्लाज्मिड डीएनए में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन की प्रेजेंस कभी भी नहीं पाई जाती। ऐसा नेचर में कोई भी इकोलाई बैक्टीरिया नहीं है जो नेचुरल इकोलाई बैक्टीरिया हो जिसमें एंटीबायोटिक एम्फिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता हो। तो उन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया को सिलेक्ट किया क्योंकि इसके प्लाज्मिड में AMPR जीन नहीं था। उन्होंने इसके होल प्लाज्मिड डीएनए को आइसोलेट कर लिया और सोचा कि क्यों ना इसके प्लाज्मिड डीएनए से साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से आइसोलेट किए गए AMPR जीन को अटैच कर दिया जाए और फिर ट्रांसफर्ड किया जाए किसी अदर बैक्टीरियल होस्ट में। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने प्लाज्मिड डीएनए को आइसोलेट कर लिया और उसको वेक्टर की तरह यूज किया, जबकि साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से जिस AMPR जीन को उन्होंने आइसोलेट किया उसको उन्होंने जीन ऑफ इंटरेस्ट की तरह यूज किया। ये क्या मान लिया उन्होंने? जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब उन्हें क्या करना था? दोनों ही पीस ऑफ डीएनए को आपस में अटैच करना था। तो उन्होंने जो डीएनए का पीस था यानी कि AMPR जीन, उसको वेक्टर डीएनए के साथ क्या कर दिया? अटैच कर दिया। और अटैच करने के लिए भी एक एंजाइम होता है जिसको आप कहते हैं DNA लाइगेज। जिस तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को हम मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं क्योंकि ये कैंची की तरह काम करते हैं, ये डीएनए को कट करने का काम करते हैं, वो भी स्पेसिफिक पॉइंट पर। उसी तरह से DNA लाइगेज एंजाइम जो है वो गम की तरह काम करते हैं क्योंकि ये दो डीएनए के सेगमेंट को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो उनको नाम दिया गया DNA लाइगेज। तो DNA लाइगेज एंजाइम की हेल्प से उन्होंने जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर डीएनए के साथ क्या कर दिया? लाइगेट। तो आप देख सकते हैं ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइगेटेड हो चुका है वेक्टर डीएनए के साथ। और उन्होंने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कंस्ट्रक्ट किया। और पहली बार ऐसा हुआ 1972 में कि हमने एक बैक्टीरिया से जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट किया और दूसरे बैक्टीरिया के प्लाज्मिड डीएनए को एज अ वेक्टर यूटिलाइज किया और दोनों को लाइगेज एंजाइम की हेल्प से अटैच करके पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को कंस्ट्रक्ट किया। इतना समझ में आ चुका है? अब हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहेन ने सोचा कि क्यों ना इस RDNA मॉलिक्यूल को किसी अनादर बैक्टीरियल होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाए।
उन्होंने ऐसा ही किया। एक अदर इकोलाई बैक्टीरिया को उन्होंने एज अ बैक्टीरियल होस्ट यूज किया और उसके अंदर उन्होंने आरडीएनए मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस कर दिया। जब आरडीएनए मॉलिक्यूल इस बैक्टीरियल होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया तो ऑब्वियसली आप इस बैक्टीरियल होस्ट को क्या कहेंगे, जेनेटिक मॉडिफाइड बैक्टीरिया। और जेनेटिक मॉडिफाइड बैक्टीरिया के अंदर आरडीएनए मॉलिक्यूल ले जाने के बाद, अपने आप को अंदर ले जाने के बाद, ये एबिलिटी शो की कि ये अपना सेल्फ मल्टीप्लिकेशन या रेप्लिकेशन करने की क्षमता रखता था। तो जब ये आरडीएनए मॉलिक्यूल इस होस्ट बैक्टीरिया के अंदर चला गया, इंट्रोड्यूस हो गया, तो उसके इंट्रोड्यूस होने के बाद ये एबिलिटी देखी गई कि ये आरडीएनए मॉलिक्यूल अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है अलोंग विद AMPR जीन। तो जैसे जैसे आरडीएनए मॉलिक्यूल बैक्टीरियल सेल के अंदर अपना रेप्लिकेशन करेगा तो आरडीएनए मॉलिक्यूल में ही क्या इन्वॉल्व है, आपका AMPR जीन, तो वो भी क्या बैक्टीरियल सेल में होगा, मल्टीप्लाई होगा, रेप्लिकेटेड होगा। और हम सभी जानते हैं कि बैक्टीरिया एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जब ये बैक्टीरिया अपना रिप्रोडक्शन करेगा तो एक सेल से 2 सेल्स बनेंगी, 2 सेल से 4 सेल्स बनेंगी, 4 से 8 सेल्स बनेंगी। तो इस एक सेल से, जिसको आप जेनेटिक मॉडिफाइड बैक्टीरिया कह रहे हैं, इससे जितनी भी नंबर ऑफ सेल्स सेल डिवीजन के थ्रू ड्राइव्ड होंगी, अराइज होंगी, उन सभी में इस आरडीएनए की या एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन की जो कॉपी है वो ट्रांसमिटेड हो जाएगी और आपको बहुत सारे जेनेटिक मॉडिफाइड बैक्टीरिया ऑब्टेन हो जाएंगे फ्रॉम अ सिंगल बैक्टीरिया। क्लियर? तो यहां पर इस AMPR यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की ये एबिलिटी, जिसकी वजह से AMPR यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में ये एबिलिटी होना कि वो अपने आप को बैक्टीरियल होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकता है और जैसे जैसे सेल अपना डिवीजन करेगी तो वो डॉटर सेल्स में अपनी कॉपी डिस्ट्रीब्यूटेड भी कर सकता है। इसको उन्होंने कहा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की क्लोनिंग। तो हमेशा याद रखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीन क्लोनिंग? क्लोन का मतलब होता है एज इट इज। समझिए, यहां पर क्लोन का मतलब होता है एज इट इज। नॉर्मली कोई भी एक सेल जब अपना सोमेटिक डिवीजन करती है, माइटोसिस करती है या कोई भी सोमेटिक डिवीजन करती है, तो एक सेल से जितनी भी सेल्स बनेंगी, यहां पर इस सेल से भी जितनी भी सेल्स बनेंगी, इन सभी सेल्स को मैं क्लोन सेल्स कहूंगा और यहां पर इन सभी सेल्स को आपस में मैं क्लोन सेल्स कहूंगा। यानी एक सेल से जितनी भी सेल्स ड्राइव्ड होती हैं माइटोटिकली या सोमेटिक डिवीजन करके, तो उन सभी सेल की पॉपुलेशन को हम क्लोन सेल्स कहते हैं क्योंकि वो जेनेटिक आइडेंटिकल होती है। सभी की सभी पेरेंटल सेल्स जो होंगी वो अपनी, सभी की सभी जो डॉटर सेल्स होंगी वो अपनी पेरेंटल सेल के क्या होंगी, आइडेंटिकल। पर यहां पर हमें एक नए शब्द को समझना है, जीन क्लोनिंग क्या है। जीन क्लोनिंग क्या है? तो बहुत सिंपल है। जब आपने आरडीएनए मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस कराया एक बैक्टीरियल होस्ट के अंदर, तो बैक्टीरियल होस्ट के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट का मल्टीप्लिकेशन करने की एबिलिटी या रेप्लिकेट होने की एबिलिटी, और इसके बाद जब वो बैक्टीरियल सेल अपना डिवीजन करेगी तो इस जीन की कॉपी, क्लोन कॉपी, डॉटर सेल्स में भी ट्रांसफर्ड होगी और इसी को आप कहेंगे जीन क्लोनिंग। क्योंकि यहां पर जिस जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपने यूज किया है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, तो आप कह सकते हैं क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम फाइनली बात करेंगे कि जब भी आप कोई जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं तो बेसिकली अगर देखा जाए, समरी बताना चाहता हूं मैं आपको, 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। बेसिक 3 स्टेप्स जो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, उसमें नंबर 1 क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स। यानी कि आपको अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को या डिजायर्ड जीन को जिस भी जीनोमिक डीएनए से आइसोलेट करना है, पहले उस जीनोमिक डीएनए का आपको आइडेंटिफिकेशन करना होगा। देन आफ्टर आपको आपके डिजायरेबल जीन को या जीन ऑफ इंटरेस्ट को उस जीनोमिक डीएनए से कट करके आइसोलेट करना होगा, सेपरेट करना होगा। आप उसके बाद क्या करेंगे, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर डीएनए के साथ अटैच करेंगे और उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे। सेकंड स्टेप, उसको आप इंट्रोड्यूस कराएंगे होस्ट सेल के अंदर। जब होस्ट सेल के अंदर आपका आरडीएनए मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो आरडीएनए मॉलिक्यूल में जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा उसमें ये एबिलिटी होगी कि वो अपना सेल्फ रेप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन कर सके। इस चीज़ को आप इंश्योर करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि जब वो बैक्टीरियल सेल यानी कि जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म अपना सेल डिवीजन करेगा तो उसकी जो प्रोजेनी सेल्स होंगी उसमें भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी जो है, क्लोन कॉपी जो है, वो ट्रांसफर्ड होगी और आपको बहुत सारे जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन हो जाएंगे जिनके
थ्रू आप लार्ज स्केल पर किसी इकोनॉमिकली बेनिफिशियल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसको ह्यूमन की हेल्थ को मॉडिफाई करने में या ह्यूमन एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करने में आप यूज कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। आपने बहुत अच्छे से सभी कंसेप्ट को समझा होगा। आगे के टॉपिक्स को मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।